वेलकम टू यूट्यूब माई चैनल। आज मैं आप लोगों के बीच में हरियाणा PCS JK मेंस एग्जामिनेशन की स्ट्रेटेजी पर आप लोगों के साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ। हरियाणा PCS JK प्रीलिम्स के रिजल्ट को लगभग 10 डेज़ आज हो चुके हैं और अभी जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वहाँ पर प्री के रिजल्ट में एक्स सर्विसमैन को रिजर्वेशंस न मिलने के कारण एक पिटीशन फाइल हुआ है और वो पिटीशन में गवर्नमेंट को PSC को नोटिस इशू हुआ है। तो हो सकता है ये हम मान कर चल रहे हैं कि आपके लिए बोनस में कोई टाइम और एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। तो आपके पास हम ये मान कर चल रहे हैं कि 50 डेज़ आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए आज से टाइम बचा हुआ है। तो मैं डॉक्टर सुशील शर्मा आपको सिविल लॉ फर्स्ट, सिविल लॉ सेकंड और क्रिमिनल लॉ के पेपर्स के बारे में आपको उस रणनीति के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से इन 45 या 50 डेज में हम अपने एग्ज़ामिनेशन को किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं। ये हमारा एग्ज़ामिनेशन सबसे पहले यदि आप देखें तो जो लोग जनरली UP PCS JK का मेंस देते हैं उन लोगों ने भी हरियाणा PCS JK का एग्ज़ाम दिया है और उन्होंने भी ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। हरियाणा PCS JK मेंस में आप यदि देखेंगे तो उसकी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी आपको डिफरेंट करनी होगी। हरियाणा PCS JK मेंस में लॉ के 3 पेपर हैं, जिसमें पहला पेपर सिविल लॉ फर्स्ट, दूसरा पेपर सिविल लॉ सेकंड और थर्ड पेपर जिसे हम क्रिमिनल लॉ के नाम से जानते हैं, ये क्रिमिनल लॉ। ये तीनों ही एग्जाम 200 मार्क्स के आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। सिविल लॉ फर्स्ट, सिविल लॉ सेकंड, ये भी 200 मार्क्स का, ये भी 200 मार्क्स का। इन तीनों एग्जाम, एक आपके लिए लैंग्वेज के दोनों पेपर हैं जिसमें आपको लैंग्वेज इंग्लिश और लैंग्वेज हिंदी के बारे में, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो अपलोड करूंगा। आज मैं आपको इन पेपर्स के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से आपको राइटिंग स्किल और अपने कम समय में आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ कि कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई किया जा सकता है। सबसे पहले क्रिमिनल लॉ में आपको मैं इस पेपर के बारे में बताता हूँ। क्रिमिनल लॉ 200 मार्क्स का पेपर है। यदि कंपेरेटिवली आप लोग देखें तो उत्तर प्रदेश UP PCS JK मेंस में भी हमारे यहाँ जिसको हम प्रोसीजरल लॉ के पेपर्स को जानते हैं वो भी 200 मार्क्स का है। लेकिन दोनों का यदि हम कंपैरिजन करें तो अंतर ये है कि UP PCS JK क्रिमिनल लॉ वाले पेपर में आपको जजमेंट राइटिंग का एक कंपलसरी क्वेश्चन प्लेंट, जिसमें प्लीडिंग और ड्राफ्टिंग से संबंधित आपको एक कंपलसरी क्वेश्चन पूछा जाता है, जबकि हरियाणा PCS JK में वो कंपलसरी क्वेश्चन नहीं है। दूसरी बात आपको ये भी याद रखना होगा कि यहाँ के जो 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 5 क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन हैं। यहाँ आप लोगों के लिए कोई चॉइस नहीं होगा। जस्ट लाइक उत्तर प्रदेश हायर जुडिशल सर्विसेज की तरह एग्ज़ाम होगा। आपके लिए ईच एंड एवरी क्वेश्चंस मस्ट हैं और प्रत्येक क्वेश्चंस का आपको जवाब देना होगा। ये हमेशा मैं समस्त एग्ज़ामों में आप लोगों को अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में यही बताता हूँ कि आपको टाइम टेकिंग कि किस तरीके से 3 आवर्स में आपको अपना सारा एग्ज़ाम मैनेज करना है। टाइमिंग मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में। कुछ क्वेश्चंस की वैल्यू डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि ईच एंड एवरी क्वेश्चंस 20 मार्क्स के होंगे। कुछ क्वेश्चंस 20 मार्क्स के भी हैं, कुछ क्वेश्चन 15 मार्क्स के भी हैं, कुछ क्वेश्चंस 10 मार्क्स के भी हैं और कुछ क्वेश्चंस 5 मार्क्स के भी हैं।
तो पहली सिचुएशंस आप लोगों को समझ जानी चाहिए कि ये जो हम लोग 20 क्वेश्चंस में हमारे पास कितनी लिमिटेशंस होनी चाहिए, 10 मार्क्स में हमारे को कितना आंसर उसका लिखना चाहिए, 5 मार्क्स में हम लोगों को कितना उसका क्वेश्चन की लेंथ होनी चाहिए, और 15 मार्क्स की वैल्यू में हम लोगों को कितना डिस्कशन करना चाहिए। ये बात हमारे लिए बहुत ही हमारे जहन में, हमारे माइंड में ये हमेशा क्वेश्चंस बना रहता है। जिन लोगों ने PCSJ मेंस का एग्ज़ाम दिया होगा उन लोगों की यहाँ पर कॉपी, प्रिंटेड कॉपी आती है और उसमें क्वेश्चंस अपने आप ही छपा हुआ होता है। उनके लिए जो हमारा पेज की ड्यूरेशंस है, जो हमारे पेज का साइज बताया जाता है, उसमें वो अपने आप ही दूसरा क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली ही प्रिंट होता है। तो आपके लिए ज़्यादा सोचने और समझने की बातें नहीं होती। लेकिन हरियाणा PCSJ में ऐसा नहीं है। आपको वहाँ कॉपी अलग होगी और पेपर अलग होगा, तब उसके क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखना होगा। बहुत से लोगों की रणनीति ये होती है कि वो 20 मार्क्स में भी बहुत थोड़ा लिख देते हैं। बहुत से लोग उसकी वैल्यू को नहीं समझते हैं और वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस को लिख देते हैं। उसका कारण ये है कि स्टूडेंट्स को जो चीज़ें तैयार होती हैं उसको वो अच्छा लिखना चाहते हैं, और जो चीज़ें तैयार नहीं होती हैं उससे वो अपना छोड़ना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन में हमने हरियाणा के PCSJ में जो स्टडी की और उसके बाद हम लोगों ने जो डिस्कशन करने की आपके साथ में आज का जो ये स्पेशल लेक्चर्स सीरीज का जो पार्ट 1 हम बना रहे हैं, उस पार्ट 1 में मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कशन करना चाहता हूँ कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन को जब भी आप उस क्वेश्चन को लिखें, उस क्वेश्चन की लेंथ 2.5 मैक्सिमम 3 पेजेस, राइट, लेफ़्ट एंड राइट जो भी आपके पेज का ऑर्डर हो, उस सीक्वेंस में उसका मटेरियल अपडेट करना। 20 मार्क्स के बाद यदि आप 15 मार्क्स आपको लिखना है, क्वेश्चन का जिस समय क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं उस समय उसकी वैल्यू के बारे में हमेशा ईच एंड एवरी क्वेश्चन की वैल्यू को देखें, तब उस क्वेश्चन के आंसर को फ्रेम करें। 15 मार्क्स का तो उसमें एक पेज की आप कटौती कर सकते हैं, उसमें 20 के मुकाबले आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन का जो कंटेंट मटेरियल होगा वो आपको उसमें, वरना यदि आप एक ही पैटर्न पर सब एग्ज़ामों का, सब क्वेश्चंस का आंसर देना चालू कर देंगे तो आपके लिए 3 आवर्स कम पड़ जाएंगे। 10 मार्क्स में एक पेज और कम कर सकते हैं। 5 मार्क्स के यदि किसी भी क्वेश्चंस का हमको आंसर सोल्व करना है तो उसके लिए मैं ये मान कर चलता हूँ कि 1 पेज का 1/3 हिस्सा, यानी कि एक पेज में थोड़ा कम भी चल सकता है, और आपके पास यदि मटेरियल बहुत आकर्षक है तो उसका आप 1 पेज ज़्यादा से ज़्यादा उसका आप आंसर अपडेट करें। हरियाणा के एग्ज़ाम में दूसरी बात ये भी देखी गई है कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, समस्याओं से जुड़े हुए प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। बच्चे डर जाते हैं एग्ज़ाम देने से पहले। जो लोग मेहनत करते हैं उन लोगों के लिए प्रीलिम्स बहुत आसान बन जाता है, और उन लोगों के ये समस्या उत्पन्न हो जाती है कि किस तरीके से हम उस क्वेश्चंस का आंसर फ्रेम करें। जहाँ भी तुम देखोगे, चाहे आप वेस्ट बंगाल की जुडिशरी का एग्ज़ाम देखें, चाहे आप ओडिशा की जुडिशरी का एग्ज़ाम देखें, चाहे आप कलकत्ता के लिए या महाराष्ट्र की कोई भी किसी भी तरह के PSC या हाई कोर्ट के द्वारा गवर्न होने वाली जुडिशियल सर्विसेज के एग्ज़ाम के क्वेश्चन लगभग वो ही हैं। एविडेंस की यदि मैं आप लोगों के साथ बात करूं तो एविडेंस का जो क्वेश्चन मटेरियल्स है लगभग 50 मार्क्स। इस तरीके से हमने देखा कि IPC का लगभग 70 मार्क्स के आसपास मटेरियल कंटेंट पूछा जाता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी एंड द मार्क्स वैल्यू इज 50 मार्क्स। 50 नंबर का जो पहला क्वेश्चन है वो मैंडेटरी, तो वहाँ सारे ही क्वेश्चन हैं, आपको प्रत्येक क्वेश्चन का ही आंसर देना होगा, लेकिन 50 मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन है वो IPC का क्वेश्चन होगा। उसके बाद भी IPC के सम डिफरेंट क्वेश्चंस पेपर में डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लगभग 200 मार्क्स को यदि हम 3 पार्ट में डिविजन्स कर दें तो कभी 70 मार्क्स की IPC होगी, कभी 60 मार्क्स का एविडेंस पूछा जाएगा, कभी 70 मार्क्स का CRPC पूछा जाएगा। तो ये तीनों पेपर से हमारा बना हुआ क्रिमिनल लॉ का जो पेपर नंबर 3 है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है।
तो सबसे पहले आप एविडेंस में यदि देखें तो एविडेंस में जिस तरीके से हम लोग यूपीपीसीएसजे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन तैयार करते हैं, क्योंकि एविडेंस वही एविडेंस है जो 167 सेक्शंस में बना हुआ है, पार्ट 3 में बना हुआ है, 11 चैप्टर्स और पार्ट 3 और 167 सेक्शन में से बना हुआ जो एविडेंस है वो एविडेंस वो ही रहेगा, चाहे स्टेट कोई सा भी बदल जाए। मैंने बार बार अनसोल्ड को स्टडी करने के बाद उनका कोई आंसर ऐसा नहीं है कि वो आंसर उसका डिफरेंट पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में हम एक क्वेश्चंस को देख रहे थे। मैं आप लोगों को हमेशा वो क्वेश्चंस मैंने पढ़ाने का जिस समय प्रयास किया था वो मैंने आपको क्वेश्चंस डिस्कशन किया था पहले भी, और आज भी मैं आप लोगों के बीच में वही चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। एक क्वेश्चंस ये पूछा गया, उसमें आपको जानकारी होगी कि सेल्वी वर्सेस कर्नाटका के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जी. बालाकृष्णन साहब की पीठ के द्वारा, बेंच के द्वारा डिसीजंस दिया कि नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया गया है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में भी नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और जो हमारा जो लाई डिटेक्टर टेस्ट है वो अभी भी किया जा रहा है, या वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चंस के अकॉर्डेंस में आपके आंसर को हरियाणा पीसीएसजे के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछा गया। उस क्वेश्चंस पर आपका जो आप इससे घबराएंगे नहीं। इस क्वेश्चंस को लिखने के लिए आपको मैं कुछ सम इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए एक क्वेश्चंस इस तरीके से कि कभी भी हमें विपरीत परिस्थितियों में एग्ज़ाम हॉल में बैठने पर कभी घबराहट नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को जानकारी होगी कि एविडेंस में कन्फेशन का एक आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा होगा। कन्फेशन के बारे में मैंने आपको बताया है कि एविडेंस में इस वर्ड को यूज़ किया है, लेकिन इस वर्ड की डेफिनेशन नहीं दी गई है। कन्फेशन क्या होता है जनरली कि एक्यूज के द्वारा अपने किसी ऑफेंस को क्या कर लेना, एडमिट कर लेना। ऑफेंस को एडमिट कर लेना क्या कहलाएगा, वो कन्फेशन कहलाएगा। उसको हम क्या कहते हैं, कन्फेशन। कन्फेशन किस तरीके से कन्फेशन, अपराध की स्वीकारोक्ति कर लेना, अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा, एक्यूज के द्वारा अपने ऑफेंस को एडमिट कर लेना कन्फेशन कहा जाता है। कन्फेशन से रिलेटेड प्रोविजन आप लोगों ने सीआरपीसी के भी 164 में पढ़ा है। वहाँ भी कन्फेशन और स्टेटमेंट से संबंधित प्रोविजंस को क्रिएट किया गया है। दूसरी चीज़ आप लोगों ने इसके सीआरपीसी में 281 सेक्शंस को भी पढ़ा है। उसमें कन्फेशन के मोड के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से कन्फेशन के मोड को एक्सेप्ट किया जाता है। तीसरी चीज़ आप लोगों ने और भी देखी होगी कि जिस समय आप ट्रायल करते हैं और ड्यूरिंग द ट्रायल, जिस समय जो भी ट्रायल आपका है, चाहे वो आपका सेशन ट्रायल हो, चाहे वो आपका मैजिस्ट्रेट ट्रायल हो, तो जो भी ट्रायल करते हैं आफ्टर द चार्ज फ्रेमिंग, उससे ये क्वेश्चन पुट अप किया जाता है कि क्या आप ट्रायल क्लेम करना चाहते हैं। एक्यूज से पूछा जाता है कि क्या आप ट्रायल क्लेम करना चाहते हैं या प्ली ऑफ गिल्ट करना चाहते हैं। प्ली ऑफ गिल्ट करना चाहते हैं या ट्रायल क्लेम करना चाहते हैं। इस क्वेश्चंस को पूछने के बाद यदि एक्यूज के द्वारा प्ली ऑफ गिल्ट कर दिया जाता है तो प्ली ऑफ गिल्टी के आधार पर उसका कन्विक्शन किया जा सकता है। इसका भी नेचर जस्ट लाइक कन्फेशन है। क्वेश्चन ये है कि अंडर आर्टिकल 20 सब क्लोज नंबर 3 आप लोगों ने फंडामेंटल राइट में पढ़ा होगा कि कोई भी व्यक्ति अपने ही विरुद्ध साक्षी नहीं हो सकता, कोई भी एक्यूज पर्सन अपने ही अगेंस्ट साक्षी नहीं बन सकता। इस नियम को हमने फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया हुआ है। और नार्को, ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर, ये तीनों जो टेस्ट हैं, इन टेस्ट का जो अंतिम परिणति होगी, उसका रिजल्ट क्या होगा, वो कन्फेस ही तो होगा, वो कन्फेशन होगा। फंडामेंटल राइट क्या कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने विरुद्ध साक्षी नहीं होगा। यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि ये कन्फेशन हो रहा है। जैसे जस्ट इमेजिनेशन, मेरे को आपने नार्को टेस्ट करना है
और मैं सत्य बात बता रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि हाँ जी मैंने उसको मारा है, तो ये मेरे अगेंस्ट जा रही है बात। और 20 का सब क्लोज 3 क्या कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा साक्ष्य देता है जो उस व्यक्ति के विरुद्ध ही साबित किया जाए, तो ऐसी सिचुएशंस में उसको हम कन्फेस मान रहे हैं और वो अपने ही विरुद्ध साक्ष्य के तौर पर माना जाएगा। इसी आधार पर अंडर आर्टिकल 20 सब क्लोज 3 के अकॉर्डेंस में ही उसको चैलेंज किया गया। उसको ये देखा गया कि ऐसी परिस्थितियों में ये फंडामेंटल राइट के विपरीत है, तो केजी बालाकृष्णन साहब की बेंच के द्वारा जो निर्णय दिया गया उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया गया। सेक्शन 24 से लेकर 28 तक जो आप कन्फेशन के एविडेंस में प्रोविजन पढ़ते हैं, नो इंड्यूसमेंट, नो थ्रेटिंग, नो प्रोमिस, कोई भी अथॉरिटी के द्वारा नहीं दिया जा सकता। 24 का एक्सेप्शन 28 में आप कहते हैं कि जब इंड्यूसमेंट, थ्रेटिंग या किसी भी तरह के प्रोमिस का इफेक्ट दूर हो जाता है तो उस सिचुएशंस में आपके द्वारा किया गया कन्फेशन आपके अगेंस्ट रेलिवेंट माना जा सकता है, वो एडमिट किया जा सकता है। ऐसी सिचुएशंस में हमारे सामने ये एक बाधा उत्पन्न हो गई। एक सेक्शन 27 आप लोगों ने पढ़ा होगा और 27 से पढ़ने से पहले हम लोगों को 25 एंड 26 सेक्शन की जानकारी में जरूर होने चाहिए। पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में यदि हम कोई भी उसके समक्ष यदि बिफोर द पुलिस ऑफिसर्स कोई भी कन्फेस कर रहे हैं तो वो कन्फेस नॉट एडमिसेबल, वो एडमिसेबल नहीं होगा, वो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा। दिस द डिक्लेरेटरी प्रोविजंस ऑफ अंडर सेक्शन 25 एंड सेक्शन नंबर 26 इन कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर। यदि पुलिस अधिकारी की कोई अभिरक्षा में है लेकिन अनटिल एंड अनलेस जब तक कि मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति नहीं हो जाती, यदि मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति है और तब वो कन्फेस कर रहा है तो तब उस सिचुएशन में वो रेलिवेंट हो सकता है। 25-26 का पास सेक्शन 27 सेक्शन में लिखा हुआ है कि जब किसी अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा किसी अपराध से संबंधित किसी फैक्ट के बारे में ऐसे कोई तथ्य का यदि विवरण दिया गया है जो उस अपराध से डायरेक्टली कनेक्टेड है और वो स्टेटमेंट से उससे कोई न्यूली फैक्ट यदि इंट्रोड्यूस हो जाता है, न्यूली फैक्ट यदि इंट्रोड्यूस हो जाता तो ये न्यूली फैक्ट उसके विरुद्ध साक्ष्य में ग्राह्य होगा। ये नए तथ्य को साक्ष्य में उसके विरुद्ध क्या होगा, ग्राह्य किया जाएगा। इसी आधार पर आपके इस हरियाणा में जो क्वेश्चंस पूछा गया उस क्वेश्चन का मैकेनिज्म आप लोगों के लिए इसी पॉइंट पर डिस्कशन करना है। वो आपसे प्रेजेंट पोजीशंस के बारे में पूछ रहा है कि क्या नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने के बाद भी इसकी क्या आज भी रेलिवेंसी बनी हुई है। आप लोगों को जानकारी होगी, आप अपने एग्जाम में बता भी सकते हैं। सीना बोरा के मामले में इंद्राणी मुखर्जी का नार्को टेस्ट किया गया, ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया गया, और क्यों किया गया, वो सेक्शन 27 के अकॉर्डेंस में, क्योंकि हमारे पास यदि कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तो साक्ष्य की कड़ी को जोड़ने के लिए उस अपराध से संबंधित यदि हमने कोई भी डिस्क्रिप्शन किया है और उससे यदि हमको न्यूली फैक्ट इंट्रोड्यूस हो जाता तो वो नया तथ्य हमारे इन्वेस्टिगेशन के लिए साक्ष्य में रेलिवेंट हो सकता है। इस क्वेश्चन को आप इतने तरीके से, इस एंगल से आप डिटेक्ट कर सकते हो। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि इस 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आप लोगों को 15 मार्क्स तक भी दिया जा सकता है। आप इसकी बिल्कुल इसी तरीके से फ्रेमिंग बनाते चले जाएं। आप इसको एविडेंस के कन्फेशन से जोड़ें और कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 20 के सब क्लोज 3 के साथ कोरीड करते हुए सीआरपीसी के 164 और 281 में, क्योंकि कन्फेशन की यदि एविडेंसरी वैल्यू की चर्चा की जाए तो कन्फेशन कोरोबरेट एविडेंस के तौर पर माना जाता है और वहाँ पर उसमें ये चीज़ भी बताई जाती है क्या कि एविडेंसरी वैल्यू के बारे में जो बताते हैं कि कन्फेशन का एविडेंसरी वैल्यू क्या होगा। तो कन्फेशन की एविडेंसरी वैल्यू के बारे में बताया जाता है कि यदि वो फ्री है, फेयर है, वॉलेंट्रीली है तो वो कन्फेशन उसके अगेंस्ट रेलिवेंट माना जाता है। ऐसी सिचुएशंस में तभी कन्फेशन रेलिवेंट होगा, अन्यथा वो कन्फेशन रेलिवेंट नहीं हो सकता या साक्ष्य भी नॉट एडमिसेबल होगा। तो इतने बिंदुओं पर यदि आप अपने क्वेश्चंस को फ्रेम करेंगे तो आपकी कलम, आपकी जो पेन है वो स्पीड भी पकड़ेगा और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस एविडेंस में यदि आप देखें
तो कन्फेशन और एडमिशंस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हिट करेगा। दूसरा क्वेश्चन डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में भी आप लोगों को जानकारी है, वो अंडर सेक्शन 32 सब क्लोज नंबर 1 से क्वेश्चन भी हिट किया जाता है और उसमें आपसे पूछेगा मृत्युकालिक कथन से आप क्या समझते हैं, या इस कथन के माध्यम से किस तरीके से अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध मृत्युकालिक कथन के आधार पर किसी व्यक्ति को कन्विक्शन किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी यही होगी कि डाइंग डिक्लेरेशन व्हाट इज नो डेफिनेशंस ऑफ इन दिस एक्ट। डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में कथन तो है नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड प्रोविजन सेक्शन नंबर 32 सब क्लोज नंबर 1 यदि आप दें तो इसमें आपको ये बताना होगा कि सामान्यतः नियम ये है कि कोई भी व्यक्ति के साक्ष्य के आधार पर उसकी प्रतिपरीक्षा करने के बाद आफ्टर द क्रॉस एग्जामिनेशन ही सत्यवाद टू टेस्ट हिज वेरेसिटी, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन का मेन ऑब्जेक्ट होता है सत्यवादिता को परखना। लेकिन मृत्युकालिक कथन इस नियम का अपवाद है और ऐसे व्यक्ति के स्टेटमेंट के द्वारा किसी व्यक्ति का कन्विक्शन किया जा सकता है जो व्यक्ति इस समय प्रेजेंट टाइम में जिसकी डेथ हो चुकी है। डाइंग डिक्लेरेशन से हम क्या तीन चीज़ें हम आवश्यक रूप से देख सकते हैं कि मृत्युकालिक कथन के लिए हमको सबसे पहला स्टेटमेंट है कि कथनकर्ता का स्टेटमेंट देने वाले पर्सन का कथन मृत्यु से संबंधित होना चाहिए। दूसरा, कथन उसी संव्यवहार के परिणाम स्वरूप किया जाना चाहिए। आपने वो जो केस मैं आपको PN स्वामी वर्सेस एम्परर 1939 का केस बताता हूँ। और तीसरा जो आपको फेज बताना है कि कथनकर्ता की मृत्यु का होना आवश्यक है। इसमें यदि उसकी डेथ नहीं होती है तो वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है। और दो चीज़ों से अनइफेक्टिव है, नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग सिविल है या क्रिमिनल, एंड एप्रीहेंशन ऑफ डेथ है या नहीं, दिस इज नॉट मटेरियल। ये 3 पॉइंट 2 केस लो आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। पाकलानारायण स्वामी को लगाइए, शरद बिरदीचंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की इसमें लैंडमार्क रूलिंग हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है, फिर इसकी आप एविडेंसरी वैल्यू बता सकते हैं। इसी तरीके से आप और भी रेजिस्टे का प्रॉब्लम रेजिस्टे पर शॉर्ट नोट 5 मार्क्स में लिखने के लिए पूछा गया है और रेजिस्टे में भी आप यही चीज़ बता सकते हैं कि रेजिस्टे वर्ड इज़ नो डेफिनेशंस या रेजिस्टे वर्ड नो यूज इन इंडियन एविडेंस एक्ट, रेजिस्टे रिलेटेड प्रोविजंस ऑफ अंडर सेक्शन 6। वो एक ही संव्यवहार की सुसंगति के विषय में तथ्यों का विवरण भारतीय साक्ष्य नियम की धारा 6 में दिया गया है। वे तथ्य जो विवादक तथ्य न होते हुए भी विवादक तथ्य से इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि वे एक ही संव्यवहार के भाग का निर्माण करते हैं, चाहे वो उसी समय या उसी स्थान या विभिन्न समय या विभिन्न स्थान पर घटित हुए हों। उपरोक्त धारा का विश्लेषण करने पर हमको दीज आर द फॉलोइंग एसेंशियल्स एलिमेंट दिस नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। जो बेरेक्ट में लिखा उसको 3 पार्ट्स में लिखिए। फिर इसमें आप लोग रटन वर्सेस क्वीन का केस एंड आर वर्सेस फोस्टर का केस इसमें आप बता सकते हैं। प्रोफेसर विगमोर एंड प्रोफेसर विगमोर के द्वारा इसको क्रिटिसिज्म किया है। उन लोगों ने इसको क्रिटिसाइज करके कहा है कि ये भ्रामक इलिजनरी वर्ड है, ये शब्द यहाँ पर यूज नहीं किया है, इसके द्वारा इसका कोई भी इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं बताया जा सकता, लेकिन इसके महत्व को नहीं झुठलाया जा सकता। लास्ट में देना चाहें तो आप बता सकते हैं RS मालकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में टेप रिकॉर्ड द्वारा की गई बातें भी रेलिवेंट है और ये ईयर से एविडेंस का ये एक्सेप्शन है। 5 कंटेंट बनाइए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों से जो क्वेश्चन एकम्प्लिश का क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है। एकम्प्लिश का क्वेश्चन के लिए आप जब भी लिखें सेक्शन 133 जिसको हम सहअपराधी से आप क्या समझते हैं, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अनेकों गाइडों में जो डिस्कशन किया गया है वो बिल्कुल ही गलत किया गया है। वो लोग उसके सही तरीके से अप्रोप्रिएट आंसर नहीं दे रहे हैं और उन्होंने इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करके उस कॉपी में जोड़ दिया गया है। तो बच्चों का जो कॉन्सेप्चुअल कंसेप्ट होगा वो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको उसके लिए नॉलेजेबल चीज़ें ज़रूर पढ़नी चाहिए। इंटरनेट की दी गई सुविधाएं जो आपके जहाँ से आप कहीं से भी कट पेस्ट कर लेते हैं वो ज़्यादा मटेरियल अच्छा नहीं माना जाता। 133 का क्वेश्चन लिखने से पहले आपको ये बताना होगा कि सहअपराधी क्या होता है। जहाँ पर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा मिलकर कोई अपराध किया गया है और आपके साक्ष्य के द्वारा न्यायालय के समक्ष यह प्रतीत नहीं होता कि अभियुक्त न्यायालय ये तो परखता है कि अपराध किया गया, परंतु कोई पर्याप्त साक्ष्य फाइल पर रिकॉर्ड पर नहीं है। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको इसमें CRPC के सेक्शन 306,
सेक्शन 307 एंड सेक्शन 308 को ही कोड करना होगा। पहला पैराग्राफ में आप लोग एकम्प्लिस के बारे में बताएं, दूसरे पैराग्राफ में आप लोग सीआरपीसी के सेक्शन 306, 307 एंड 308 के बारे में बताएं कि सहअपराधी को क्षमादान करने की शक्ति हमारे मजिस्ट्रेटियल कोर्ट को भी है, जेएम फर्स्ट को भी है, उसको इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर नहीं होती है। बाकी जो हमारे चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट या अदर्स कोई भी जुडिशल ऑफिसर्स हैं उनको क्रिमिनल कोर्ट को जो हमें एकम्प्लिस में क्षमादान करने की जो शक्ति दी गई है उसमें वो क्षमादान किया जा सकता है। क्यों किया जा रहा है क्षमादान? इसके पीछे कारण है, साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, संलिप्तता उपलब्ध है। तो उनमें से किसी भी एक व्यक्ति को इस आश्वासन और इस शर्त के साथ ये आश्वासन दिया जाता है कि यदि आप सही बात का न्यायालय के समक्ष प्रकटीकरण करेंगे, उसको डिस्कवर करेंगे, तो हम आपको इस शर्त के आधार पर छोड़ सकते हैं ताकि आपको दोषमुक्त किया जा सकता है, जिससे हम दूसरे अभियुक्त को दोष सिद्ध कर सकते हैं। ये इसका मेन कंटेंट है। फिर 133 एविडेंस में साफ साफ बेयर एक्ट में लिखा है कि कोई भी दोष सिद्धि केवल इस कारण इल्लीगल नहीं समझी जाएगी कि वह सहअपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर दी गई है। सहअपराधी के इनकॉर्पोरेट एविडेंस के आधार पर जो दी जा रही है उसके आधार पर किसी का भी कन्विक्शन इल्लीगल नहीं समझा जाएगा। कॉर्पोरेशन नहीं हुआ फिर भी कन्विक्शन कर दिया, लीगली कर रहे हैं। इससे रिलेटेड आप लोगों को एक चीज़ और इसके कंटेंट में लिखना होता है। सेक्शन नंबर 114 इलस्ट्रेशन नंबर बी में कॉन्ट्रेरी बात लिखी हुई है और उसमें साफ लिखा हुआ है कि एकम्प्लिस के आधार पर तब तक कन्विक्शन नहीं किया जाना चाहिए जब तक किसी अदर एविडेंस के साथ कोरोबरेशंस ना हो जाए। दो विरोधाभासी बातें नहीं चल सकती हैं। विरोध हुआ, 133 डिफरेंट बातें कहता है, 114 इलस्ट्रेशन नंबर बी डिफरेंट व्यूज़ देता है। तो दोनों बातों के लिए लैंडमार्क रूलिंग्स आप लोग हरियाणा PCSJ में मेंशन करें। डागडू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में डीवाई चंद्रचूड़ के फादर जो जस्टिस चंद्रचूड़ थे उनके द्वारा ये कहा कि सेक्शन 133 इज़ द रूल ऑफ एविडेंस एंड द सेक्शन 114 इलस्ट्रेशन नंबर बी इज़ द रूल ऑफ प्रूडेंसिया। दोनों एक सतर्कता का नियम है, एक साक्ष्य का नियम है। दोनों की विरोध की स्थितियों में ऐसा कुछ भी नहीं है। जूरी को सचेत होकर ही किसी के एकम्प्लिस के आधार पर कन्विक्शन किया जाना चाहिए। यदि उनके पास कोई अन्य साक्ष्य उपलब्ध है तो उस साक्ष्य के आधार पर भी कन्विक्शन किया जा सकता है। इतनी बातें आप इस क्वेश्चन में डिस्कशन कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप लोग और भी क्वेश्चन देखें तो एक एक्सपर्ट ओपिनियन का क्वेश्चन भी बार बार पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को सिर्फ घुमा कर दे रहा है, आंसर वही है। क्वेश्चन डिफरेंट नहीं हो सकता, क्वेश्चन वही है, सिर्फ लिखने का तरीका होना चाहिए। उसमें पूछा इनने कि क्या एक्सपर्ट ओपिनियंस के आधार पर क्या जजेज भी ओपिनियंस ले सकते हैं, तो उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको वही होगा। आपको सबसे पहला पैराग्राफ उसमें यही बनाना चाहिए कि सामान्यतः न्यायालय का कार्य राय निर्मित करना होता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि कोर्ट को प्रत्येक विषय पर संपूर्ण ज्ञान हो, प्रत्येक विषय पर संपूर्ण उसके पास नॉलेज हो। ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय विशेषज्ञों के द्वारा भी साक्ष्य को ग्रहण कर सकता है, लेकिन न्यायालय प्रत्येक विषय पर साक्ष्य को ग्रहण नहीं करेगा। उसके लिए सेक्शन 45 में डिफरेंट सब्जेक्ट्स दिए हैं। आर्ट के विषय पर, साइंस के विषय पर, फिंगरप्रिंट के विषय पर, हैंड राइटिंग के विषय पर और फॉरेन लॉ के विषय पर न्यायालय एक्सपर्ट ओपिनियन को कॉलिंग कर सकता है, न्यायालय साक्ष्यों की मांग कर सकता है। फिर आपको इनके विषय के बारे में आपको बताना होगा। आर्ट मीन्स क्या है? आर्ट का मीन्स नैरो टर्म्स में उसको इंटरप्रिटेट नहीं करना है, अभी तो आर्ट को वाइडर सेंस में देखना है। आप उसमें अपनी रूलिंग्स को बता सकते हैं। आप साइंस के बारे में भी यही चीज़ बतानी है कि साइंस का मीनिंग भी यहाँ पर नैरो नहीं होगा, वाइडर इंटरप्रिटेट करना होगा। आप लोगों को हनुमान सिंह के केस की रूलिंग्स भी याद होगी, SJ चौधरी की रूलिंग्स भी आप उसमें ड्राफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप फॉरेन लॉ के बारे में बता सकते हैं कि भारतीय विधि का ज्ञान होना प्रत्येक जजेज के लिए ज़रूरी है, लेकिन फॉरेन लॉ के बारे में जानना ज़रूरी नहीं है। तो ऐसा कोई यदि न्यायालय के समक्ष प्रश्न अंतर्विलित है, ऐसा कोई क्वेश्चंस आ गया है, तो वहाँ पर फॉरेन लॉ के विषय पर एक्सपर्ट की ओपिनियन को रिकॉर्डेड किया जा सकता है।
हैंड राइटिंग के विषय पर जब आप लिख रहे हैं तो उसके साथ सेक्शन 47 को भी कोड करें, सेक्शन 60 को भी आप कोड कर सकते हैं। इसके साथ आप यदि दूसरा जो हैंड राइटिंग के साथ में ही जो 5वां विषय फिंगरप्रिंट के मामले में अंगुली चिन्ह के बारे में, उस पर भी हमारी अब इस समय फॉरेंसिक जो लैब बनी हुई हैं उनकी आप रिपोर्ट्स को उसमें कंसीडर कर सकते हैं। ये सेक्शन 45 के बाद आप रिसेंटली अमेंडमेंट जो किया गया वो 45A इलेक्ट्रॉनिक एग्जामिन की ओपिनियंस का भी साक्ष्य लिया जा सकता है, आप उसके बारे में बता सकते हैं। फिर सेक्शन 46 के बारे में बताएं कि उस पर राय के जो आप समर्थन या खंडन करने वाले तथ्यों का भी साक्ष्य ले सकते हैं। और उसके बाद द लास्ट सेक्शन 51 को भी आप उसमें कोड कर सकते हैं कि जिन आधारों पर आपने अपनी रिपोर्ट्स तैयार की है उस रिपोर्ट्स के आधार पर भी आप उनको भी रेलिवेंट कर सकते हैं। इसके बाद एविडेंसरी वैल्यू ज़रूर लिखें, और एविडेंसरी वैल्यू हमेशा किसी भी तरीके से घुमाकर पूछे, उसका आंसर वही होगा एक्सपर्ट इज ए प्रोफेशनल मैन। वो कैसे हैं? वो व्यावसायिक व्यक्ति हैं, एक्सपर्ट प्रोफेशनल है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन से एरर होना स्वाभाविक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल विशेषज्ञ की राय के आधार पर ही किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया जाए। एक्सपर्ट की ओपिनियन को अदर एविडेंस के साथ भी कोरोबरेट कर लेना चाहिए। उसमें मैंने आपको कई रूलिंग्स भी आपको बताई हैं। इस क्वेश्चंस को आप ऐसे ड्राफ्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से एविडेंस में यदि आप शुरू से आपके लिए प्रिजम्पशंस का क्वेश्चन भी पूछा गया है एक बार, उसमें प्रिजम्पशंस ऐसे नहीं पूछता कि मैं पूछ लिया, सेल पूछ लिया, कंक्लूसिव प्रूफ पूछ लिया। उसमें आप लोगों के लिए लॉ की प्रिजम्पशंस आप लोग जानते हैं, वो सेल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में पूछ रहा है। एक रेवोकेबल प्रिजम्पशंस है, एक इर्रेवोकेबल प्रिजम्पशन है। तो जब भी आप प्रिजम्पशंस लिखें तो अपनी 4 लाइनें उसमें ज़रूर मेंशन करें कि प्रिजम्पशंस क्या है, कि हर चीज़ तथ्यों पर आधारित नहीं होती, हर चीज़ का एविडेंस उपलब्ध होना स्वाभाविक नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में हमारा न्यायालय, हमारा लेजिस्लेशन का भी यही मानना है कि कुछ उपधारणाएं इंगित की जानी चाहिए, लेकिन वो उपधारणाएं खंडनीय भी हो सकती हैं, वो रेवोकेबल भी हो सकती हैं और इर्रेवोकेबल भी हो सकती हैं। रेवोकेबल प्रिजम्पशंस को यदि हम देखें तो वो हमारी रेवोकेबल प्रिजम्पशन 2 तरह की होती है। एक का नाम मे प्रिज्यूम है, एक का नाम सेल प्रिज्यूम है। दोनों ही रेवोकेबल प्रिजम्पशन है, लेकिन अंतर है कि एक फैक्ट की प्रिजम्पशन है, एक लॉ की प्रिजम्पशन है, जिसको हम सेल प्रिज्यूम के नाम से जानते हैं। और सेल प्रिज्यूम मीन्स दिस होता है कि जहाँ कहीं भी न्यायालय में यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, न्यायालय उस तथ्य को साबित हुआ मानेगा जब तक उस तथ्य को ना साबित न कर दिया जाए। ऐसे में अन्य सबूत की मांग नहीं की जाती। समझना, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। मैं प्रिज्यूम में अन्य सबूत की मांग की जाती है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? ऐसी कंक्लूसिव प्रूफ में भी आप इसको बता सकते हैं कि एक तथ्य जब दूसरे किसी तथ्य का कंक्लूसिव प्रूफ डिक्लेयर कर दिया जाता है तो एक तथ्य के साबित हो जाने पर दूसरा तथ्य स्वतः ही सिद्ध मान लिया जाता है। उपरोक्त से संबंधित उदाहरण इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 41, सेक्शन 112 एंड सेक्शन 113 और सेल प्रिज्यूम में आप लोग बता सकते हैं 79 to 85 एंड 89A। ये आप इसमें बता सकते हैं। ये सारी चीज़ वही हैं जो आप लोगों ने पढ़ी है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस कोई भी डायरेक्ट यदि आपसे इलस्ट्रेशन पूछा जाए, हालांकि वो हरियाणा के स्टाइल पे मैंने देखा डायरेक्ट इलस्ट्रेशन हिट नहीं करता है, वो आपके जो थ्योरेटिकल पार्ट्स का कंटेंट है उसको प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस बना रहा है। वो डायरेक्ट डाइंग डिक्लेरेशन ना पूछकर, डायरेक्ट कन्फेशन ना पूछकर, डायरेक्ट और चीज़ उसका ही क्वेश्चन को, उसका जो आंसर हम लोगों को प्रूव करना वो उसी तरीके से प्रूव करना। ये एविडेंस के बारे में मैंने आप लोगों के साथ कुछ सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ चर्चा की। इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में IPC के बारे में बताऊँगा। थैंक यू।